11 बजे मैं झिलम पहुंचा अपनी आखिरी डिलीवरी करने के लिए, और खाने का पैकेट डिलीवर करने के बाद मैं वहां से जाने के लिए अपनी बाइक की तरफ पलटा ही था कि तभी पीछे से एक आदमी ने मुझे आवाज़ देते हुए बोला, ज़रा रुकना भाई। उस आदमी के ये कहते ही मैं एकदम से रुका, और फिर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक थुलथुला आदमी जिसका कद यही कोई 3.5 फीट का होगा वो सामने से आता हुआ नजर आया। अभी मैं उसके थुलथुले शरीर को देख रहा था कि तभी वो मेरे पास आया और हाँफने लगा, मानो महज कुछ कदम की लंबी दौड़ ने उस मोटे थुलथुले आदमी की सांसें उखाड़ दी हों। फिर जब उस आदमी की सांसें नॉर्मल हुई तो उसने कहा, भाई साहब आप डिलीवरी का काम करते हो ना? जिस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ सर। मेरे ये कहते उस आदमी ने कहा, और मुझे अपने अंकल के घर रात का डिनर भिजवाना है, क्या आप मेरा ये काम कर देंगे? बदले में आपको 1500 रुपये दे दूंगा। जैसे उस आदमी ने 1500 रुपये की बात कही तो वैसे ही मैं बिना ज़्यादा सोचे बोला, जी सर मैं कर दूंगा, पर डिलीवरी कहाँ करनी है? जिस पर वो आदमी बोला, ओ गोठा कॉलोनी के बंगला नंबर 717 में। एड्रेस जानने के बाद मैंने फिर उस आदमी से बोला, ठीक है सर, आप जल्दी से डिनर पैक करके दे दो। मेरे ये कहते ही वो डिनर लाने चला गया। फिर जब वो थुलथुला आदमी लौटा तो उसके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था जिसके मुंह पर हरा कपड़ा बंधा हुआ था। फिर उस आदमी ने वो मिट्टी का बर्तन, जो छोटी मटकी की तरह लग रहा था, मुझे वो थमाते बोला, इसे बड़े ध्यान से लेकर जाना है, और ध्यान रहे इस बर्तन को उनके पास मत छोड़ देना। अभी उस आदमी ने यही कहा था कि मैंने उससे सवाल करते पूछा, मतलब कि मुझे ये बर्तन वापस ला के आपको देना है? मेरे ये पूछते उस आदमी ने मुस्कुराते बोला, हाँ। उसके हाँ कहते ही मैंने बोला, नहीं सर, हमारी बात सिर्फ डिनर पहुंचाने की हुई थी, बर्तन वापस लाने की नहीं। मेरे ये कहते वो आदमी बोला, ठीक है तुम 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, पर ये बर्तन मुझे वापस ला कर देना। चूँकि अब मुझे 500 रुपये और मिल रहे थे तो ऐसे में मैंने आगे कुछ सवाल नहीं किया और वो खाने से भरा बर्तन अपने बैग में लेकर चल पड़ा डिलीवर करने। अभी मैं उस लोकेशन की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से एक बाइक वाले ने ओवरटेक करते हुए पूछा, अरे ओ भैया क्या लेकर जा रहे हो जिसकी खुशबू से ही मुंह में पानी उतर रहा है? जिस पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उस वक्त किसी भी तरह की खुशबू नहीं आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि वो आदमी मेरे से मज़े लेने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया और बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए मैं उससे आगे निकल गया। उस बाइक वाले से तो पीछा छूट गया, पर आगे लाल बत्ती पर मैं रुका तो वहाँ पर रुके गाड़ी वाले भी वही सवाल करते बोले, भाई क्या है बैग में जिसकी सुगंध इतनी लजीज है? अभी मैं उन गाड़ी वालों को कोई जवाब देता कि तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और मैं आगे निकल गया। वैसे तो कुछ देर के लिए मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं मेरी नाक खराब तो नहीं हो गई है, जो मेरे को छोड़कर बाकी के सभी को खाने की सुगंध आ रही है। इसलिए बीच में ही मैंने बाइक को रोक के उस बर्तन को करीब से सूंघा, पर तब भी मुझे किसी भी तरह की कोई सुगंध ही नहीं आई, जिस वजह से मैं अब इस उलझन में पड़ गया कि इस बर्तन से पकवान की महक नहीं आ रही है तो वो लोग मुझसे किस खुशबू की बात कर रहे थे। कर इन्हीं सब सवालों के जाल को सुलझाता हुआ मैं बाइक लेकर पहुंचा गोठा कॉलोनी, बंगला नंबर 717, जहां काफ़ी अंधेरा था। वैसे तो देखने में ये कॉलोनी रईसों की लग रही थी, पर यहाँ के खुले हवा में भी घुटन सी हो रही थी। खैर मैं फ़ौरन बाइक से नीचे उतरा और डोर बेल बजाई, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने 1 से 2 बार बेल बजाई पर तब भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। यहाँ तक कि मैं आवाज़ लगाते हुए बोला, आपका रात का डिनर लेकर आया हूँ, पर इसके बावजूद भी दरवाजे पर किसी तरह की हलचल ही नहीं हुई। अभी मैं वहाँ दरवाजे पर खड़ा यही सोच रहा था कि घर में कोई है भी या नहीं, कि तभी दरवाजे के बगल वाली खिड़की का पल्ला खुला और उस खिड़की से एक बेहद ही खूबसूरत हाथ बाहर आया। वो गोरी कलाई जिसमें सोने की चूड़ियाँ और उंगलियों में रूबी जड़ी हुई अंगूठियाँ ऐसे लग रहे थे मानो वो कोई महारानी हो। उसका सिर्फ एक ही हाथ इतना आकर्षक था तो खुद भला वो कितनी आकर्षक होगी। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसने कहा, जल्दी दो। उसके ये कहते ही मैंने वो खाने का बर्तन उसे थमाते बोला, मैडम जी ये बर्तन खाली करके मुझे दे देना। जिस पर उस मैडम ने कुछ नहीं कहा और खिड़की बंद कर ली और वहीं मैं दरवाजे पर खड़ा उसके वो बर्तन लौटाने का वेट करने लगा। पर 5 से 10 और 10 से 20 मिनट होने को चले थे, पर मेरे लाख आवाज़ देने और दरवाजे खटखटाने के बावजूद भी उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। साथ ही अब मुझे गुस्सा भी आने लगा था।
एक मन तो किया कि बर्तन लिए बिना ही यहाँ से निकल जाऊं, पर सवाल एक्स्ट्रा 500 रुपये का था। वैसे भी देरी तो हो ही गई थी, थोड़ी और सही। लिहाजा मैं दरवाज़ा खटखटाता रहा, इस उम्मीद में कि मेरे लगातार दरवाज़ा पीटने पर वो तंग हो जाएंगे और मुझे बर्तन लौटा देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तकरीबन अगले 10 मिनट और दरवाज़ा पीटने के बाद जाकर दरवाज़ा तो नहीं खुला, पर फिर से उसी खिड़की के पल्ले खुले जिस खिड़की से उस मोहतरमा ने बर्तन अंदर लिया था। खिड़की के पल्ले खुलते ही मैं उस खिड़की की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि उस मोहतरमा के हसीन हुस्न का दीदार हो जाएगा। पर इससे पहले मैं उस खिड़की के सामने पहुंचता कि तभी उस खिड़की से किसी ने वो बर्तन बाहर बढ़ाया। पर इस बार जो हाथ बाहर आया था वो उस मोहतरमा का नहीं था, बल्कि किसी और का ही था। उस हाथ पर बहुत सारे लाल लाल फपोले थे, साथ ही सड़न जैसी बदबू भी आ रही थी। वो बदबू इतनी तेज थी कि मेरा जी मचलाने लगा था। खैर उस वक्त मैंने किसी भी तरह से अपनी उल्टी रोकी और वो बर्तन लेकर वहाँ से भागा। खैर मैं बाइक से बहुत जल्दी वहाँ से निकल तो आया था, पर अभी भी उल्टी आई रही थी, जिस वजह से मैं बाइक ड्राइव नहीं कर पा रहा था। और अंत में जाकर मैंने बाइक हाईवे के किनारे पर लगाई। बाइक के रोकते मैं उल्टी करने लगा और कुछ ही देर में दिन का सब खाया पिया अंदर से बाहर आ गया और तब जाकर मुझे राहत मिली। फिर कुछ देर वहीं हाईवे के किनारे सुस्ताने के बाद मैंने बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा उस मोटे थुतले आदमी को बर्तन लौटाने। फिर जब मैं झिलम कॉलोनी पहुंचा तो मैंने देखा कि वो मोटा आदमी झिलम कॉलोनी के चौराहे पर खड़ा इंतज़ार कर रहा है। उसे देखते ही मैंने बाइक रोकी। अरे सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो आ ही रहा था। मेरे ये कहने पर उस मोटे आदमी ने बोला, वो सब छोड़ो, तो मेरा वो बर्तन दो बस। उस वक्त मुझे उस मोटे थुलथुले आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी और उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो अलग ही दर्जे की थी, मतलब कि नेक्स्ट लेवल की। खैर मैंने उसका वो खाली बर्तन अपने बैग से निकालकर उसके हाथों में जैसे ही थमाया तो वैसे उस मोटे आदमी ने मुझे 2000 रुपये पकड़ा दिए। मैं पैसे लेकर अभी अपनी जेब में रख रहा था कि इतने में ही उस मोटे आदमी ने वो मिट्टी का बर्तन वहीं चौराहे के बीचों बीच तोड़ दिया और उछलता गुनगुनाता हुआ वहाँ से चला गया। वहीं मैं उस मोटे आदमी की इस हरकत पर मुस्कुराते हुए सोचने लगा, ये साला भी विशुद्ध गधा है। जब बर्तन को दोबारा इस्तेमाल ही नहीं करना था तो बर्तन को वापस लाने को ही क्यों बोला। खैर मेरा तो काम हो ही गया था और अब बारी थी घर लौटने की। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लिहाजा मैंने बाइक को स्टार्ट किया और जैसे मैंने बाइक घुमाई कि मेरी नज़र 2-3 काले सांपों पर पड़ी जो उस टूटे हुए बर्तन के टुकड़ों के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। उन काले सांपों को वहाँ पर मंडराता देख मैं एकदम से डर गया और मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गया। घर आते वक्त मैं पूरे रास्ते कभी उस मोहतरमा के खूबसूरत हाथों के बारे में सोचता तो वहीं दूसरी ओर उस घिनौने भद्दे सड़े हाथों के बारे में। खैर मैं रात के करीब 1 बजे घर लौटा और मेरी ज़िंदगी का एक और दिन का अंत हो गया। आज का दिन कमाई के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा रहा था, पर थोड़ा अजीब और थोड़ा भयानक भी था। खैर इसके बाद मैं सो गया और सोया भी तो ऐसा कि जब मेरी आँख खुली तो रात के 8 बज रहे थे। मेरे मोबाइल पर ढेरों मिस कॉल और रेस्टोरेंट वाले के मैसेज थे। वहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इतनी देर तक भला सोता कैसे रह गया। फिर इसी बीच केशव रेस्टोरेंट वाले का कॉल आ गया और जैसे मैंने उसका कॉल उठाया तो वैसे ही केशव भड़कते बोला, तुम यार कौन सी दुनिया में हो? यहाँ इतना काम पड़ा है और ऊपर से तुम कॉल उठाने की जहमत भी नहीं कर रहे हो। ऐसे कहीं काम होता है क्या? अभी केशव सर मुझे लताड़ लगा ही रहे थे कि मैंने ये बोलकर फ़ोन काट दिया कि बस 10 मिनट में मैं हाजिर होता हूँ। फिर इसके बाद मैं जल्दी से फ्रेश होके केशव सर के रेस्टोरेंट खानसामा पहुँचा और पेंडिंग ऑर्डर्स के डिलीवरी में लग गया। चूँकि ऑर्डर्स बहुत थे तो ऐसे में केशव जी को मेरे पर गुस्सा निकालने का वक्त ही नहीं मिला और मैं उस समय उनकी डांट से बच गया। खैर एक के बाद एक लगातार डिलीवरीज करते करते काफ़ी रात हो गई थी और अभी भी पता नहीं था कि कितनी और डिलीवरीज करनी है। खैर जब मैं नए ऑर्डर उठाने रेस्टोरेंट खानसामा पहुंचा तो 5 नए और ऑर्डर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन 5 ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर तो उसी झिलम कॉलोनी के कस्टमर का था जिसे पिछली रात डिलीवरी देने के बाद उस मोटे थुलथुले आदमी से मुलाकात हो गई थी और बाकी के 4 ऑर्डर गोठा कॉलोनी के आसपास के थे। पार्सल लेने के बाद मैं तो निकल गया अपनी आखिरी की डिलीवरीज करने। फिर जब 5 में से पहली डिलीवरी करने पिछली रात वाले
कस्टमर के घर पहुंचा तो संजोग से मोटे थुलथुले आदमी से मेरी फिर से भेंट हो गई। दरअसल पिछली रात की तरह जब मैं डिलीवरी करने के बाद वहां से जाने के लिए अभी बाइक को स्टार्ट करने वाला था कि फिर से पीछे से उस मोटे थुलथुले आदमी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे ज़रा रुकना भाई साहब। उस आदमी के आवाज़ कानों में पड़ते ही जब मैंने सामने की तरफ देखा तो उस मोटे आदमी को फिर से देखकर पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अभी मैं उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा ही रहा था कि इतने में ही वो आदमी हाँफता हुआ मेरे पास आ गया और पूछा, भाई साहब आप डिलीवरी करते हो ना? उसके इस सवाल पर मैं बड़ी हैरानी भरे स्वर में बोला, अरे सर लगता है मुझे आपने पहचाना नहीं। पिछली रात तो ही मैंने आपके गोठा कॉलोनी वाले अंकल के बंगला नंबर 717 पर रात का डिनर डिलीवर किया था और फिर वो बर्तन भी तो मैंने आपको वापस ला के दिया था। एक और जहां मैं उस आदमी को पिछली रात की वो सारी बातें बता रहा था तो वहीं दूसरी ओर वो आदमी अभी भी मुझे ऐसे घूर रहा था मानो वो सच में ही मेरे से ना मिला हो। उसके चेहरे के हाव भाव से मैं भी समझ गया था कि इसे कुछ भी याद नहीं आया है। इसलिए मैंने बात बदलते हुए कहा, हाँ मैं डिलीवरी करता हूँ। मेरे ये कहते हुए उसने पिछली रात की तरह कहा, मेरे को रात का डिनर डिलीवरी करवाना है, गोठा कॉलोनी बंगला नंबर 717 में। कर दोगे तुम? जिसके लिए मैं 3000 रुपये दूंगा आपको। उस आदमी के ये बोलते ही कि वो इस बार सेम डिलीवरी के मुझे 3000 रुपये देगा। ये सुनकर तो एक पल के लिए मेरी बत्ती सी बाहर झलक आई। मैं भी गधा कहीं का बेमतलब में पिछली मुलाकात उसे याद दिला रहा था। अच्छा हुआ इसे कुछ भी याद नहीं आया, नहीं तो मेरा सीधे सीधे 1000 रुपये का भारी नुकसान हो जाता। जैसे उस आदमी ने कहा कि वो डिलीवरी करने के 3000 रुपये देगा तो मैंने झट से हाँ कर दी और मेरे हाँ कहते ही वो आदमी फिर से वैसी ही मटकी जैसा बर्तन लेकर आया और मेरे को देते हुए बोला, इस बर्तन को मुझे वापस ला कर देना है, इसे वहाँ पर मत छोड़ देना। जिस पर मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ। फिर इसके बाद मैंने उसके उस बर्तन को अपने बैग में डाला और वहाँ से निकल गया। चूँकि मेरी आखिरी 4 डिलीवरी वहीं गोठा कॉलोनी से पहले की थी, इसलिए मैंने पहले उन आखिरी 4 ऑर्डर को निपटाने का फैसला किया। अभी मैं अपनी मंजिल की ओर ही बढ़ रहा था कि एक बार फिर बगल से गुजर रहे बाइक वाले ने पूछा, अरे भाई साहब ऐसा क्या ले जा रहे हो इसमें जिसकी महक बाहर तक आ रही है? और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब भी कोई गाड़ी वाला मेरे बगल से गुजरता तो मुझसे ये ज़रूर पूछता कि ऐसा क्या है जिसकी खुशबू इतनी तेज़ आ रही है, जबकि इसके उलट आज भी मुझे किसी तरह की कोई भी खुशबू नहीं आ रही थी। कुछ तो था जो मैं अब तक समझ नहीं पाया था। खैर जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने अपने कस्टमर के पास पहुंचा तो उस कस्टमर ने भी मुझसे यही सवाल किया कि क्या खास है बैग में, जिस पर मैंने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, पता नहीं सर, मैं तो सिर्फ डिलीवरी बॉय हूँ, बस मेरा काम पार्सल डिलीवर करना है। पार्सल में क्या होता है क्या नहीं इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती। मेरे जवाब से वो कस्टमर थोड़ा उखड़ तो गया था, पर मुझे इस बात की चिंता नहीं थी। लिहाजन जवाब और उसका ऑर्डर देकर मैं वहाँ से आगे निकल गया। अब सिर्फ मेरे पास खानसामा रेस्टोरेंट के 2 ही ऑर्डर बाकी थे और अच्छी बात ये थी कि दोनों ही ऑर्डर एक ही अपार्टमेंट से थे, बस फ्लैट नंबर अलग अलग थे। क्योंकि दोनों ऑर्डर एक ही बिल्डिंग के थे इसलिए मैंने उन दोनों कस्टमर को कॉल करके नीचे बुला लिया था ताकि मैं उन्हें जल्दी से ऑर्डर देकर आगे निकल जाऊं। फिर जब मैं उस बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो एक कस्टमर पहले से मेरा वहां पर इंतज़ार कर रहा था। उसे मैंने उसका पैकेज दिया और फिर अगले कस्टमर का वेट करने लगा। पर जब अगला कस्टमर आया तो वो आते ही उस खुशबू की बात करने लगा जो शायद मेरे उस बैग से आ रही थी। इससे पहले मैं उस कस्टमर को कुछ भी बताता कि वो चिल्लाते बोला, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दे ये काम, भाग जाए यहाँ से, अब दोबारा मत आइयो। ये बोलते वो आदमी वहाँ से बिना पार्सल लिए ही लौट गया। मुझे उस कस्टमर के इस रवैये पर हैरानी तो हुई, पर उस वक्त मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और मैं वहाँ से निकल गया गोठा कॉलोनी के लिए, जहाँ मुझे बंगला नंबर 717 का ऑर्डर डिलीवर करना था। खैर जब मैं बंगला नंबर 717 पर पहुँचा तो पिछली रात की ही तरह आज भी वहाँ पर अंधेरा था, साथ ही वैसी घुटन हवा में महसूस हो रही थी। और फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने के लिए मैंने डोर बेल बजाई तो इस बार भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। खैर मैं डोर बेल बजाता रहा और इसी बीच फिर से उसी खिड़की का पल्ला खुला जो पिछली बार खुला था। इस बार भी पल्ले के खुलते ही वही खूबसूरत हाथ बाहर निकला और मैं ठीक पिछली बार की तरह उस हाथ में वो खाने का बर्तन थमाते बोला, इस बार ज़रा जल्दी कीजिएगा, मुझे देरी हो गई है, मुझे जल्दी लौटना है।
अभी मैं बाहर खड़ा बर्तन लौटाने का वेट ही कर रहा था कि तभी फिर से वो खिड़की का पल्ला खुला और इस बार फिर से वही गंदा बदबूदार हाथ बाहर आया। पर इस बार वो हाथ कुछ ज़्यादा ही घिनौना था। मसलन उस हाथ से मवाद टपक रही थी, जिस वजह से मुझे फिर से उल्टी का एहसास होने लगा था। खैर किसी तरह मैंने उल्टी रोकी और मैं वो बर्तन लेकर वहाँ से निकल गया। बर्तन लेकर मैं वहाँ से निकल तो गया था, पर अभी भी मेरा जी मचल रहा था। और फिर इसी बीच मेरा दिमाग चकरा गया और सामने से आ रही गाड़ी से मेरी भिड़ंत हो गई। और भिड़ंत होते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। खैर मैं उस एक्सीडेंट से तो बच गया, पर अब मुझे एक औरत दिखाई देने लगी थी, जिसका मुझे सिर्फ हाथ दिखाई देता है। और ये वही हाथ है जो बंगला नंबर 717 की खिड़की से खाना लेने के लिए बाहर आता था। खैर अब मुझे ये तो समझ में आ गया है कि बंगला नंबर 717 के लोग हमारी तरह आम इंसान नहीं हैं। खैर मैं उस औरत से हमेशा दूरी बनाने की कोशिश तो करता हूँ, पर मुझे पता नहीं कि मैं उस औरत से खुद को और कितने दिन तक बचाए रख पाऊँगा। पर मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अभी तक नाकाम हूँ। पर मैं अभी भी जुगत में लगा हुआ हूँ कि किसी तरह मुझे उस औरत से छुटकारा मिल जाए। और आप भी दोस्तों दुआ करें कि मुझे इस मुसीबत से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको नेटवर्क 33 की लेटेस्ट हॉरर स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ।